5 अनाथ बहनों का जादुई टमाटर घर। अब मालिक, कुल मिला के बारिश का पानी लगने से आधा टोकरी टमाटर सड़ा गला निकला है। ये सुनकर टमाटर के खेत का कंजूस सेठ मक्खन चंद गुस्से से बड़बड़ाने लगता है। इस बारिश को भी इन्हीं दिनों होना था, जबकि अभी तो बरसात का मौसम भी नहीं है। कितने ताजे रसीले टमाटर हो गए थे, उसमें से इतने बर्बाद हो गए। अबे ओ मुरली के बच्चे, देख क्या रहा है, ले जाकर इस टमाटर को फेंक दे कहीं। ये सुनकर टमाटर के खेत में काम कर रही गरीब केसरी कहती है, काश कि सेठ ये टमाटर मुझे दे देता। फिर शाम को जब मजदूर दिहाड़ी लेकर खेत से चले जाते हैं तो केसरी कचरे में फेंके उन सड़े गले टमाटर को फटी साड़ी के तले छिपाकर घर जाने लगती है। उसकी आंखों से आंसू झलक जाते हैं। किसी ने देखा तो नहीं? क्या भगवान, एक पेट के लिए गरीब को क्या कुछ नहीं करना पड़ता। थोड़ी देर में वो घर पहुंच जाती है, जहां टूटी फूटी झोपड़ी में उसकी 5 गरीब बेटी पूजा, जूही, रिंकू, धानी और सबसे छोटी डब्बू भूखी प्यासी बैठी थी। माँ, भूख लगी है, जल्दी से खाना बना दो। हाँ, बस अभी बनाती हूँ बिटिया। उन 5 का इस दुनिया में उसकी माँ के सिवा और कोई नहीं था। सहारे के नाम पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में वो सभी गुजारा कर रहे थे। जहां एक तरफ 5 बहनें अपनी अपनी थाली लिए खाना बनने का इंतजार करती है, तो वहीं केसरी उन्हें जैसे तैसे चटनी रोटी परोसती है और वो खुश हो जाते हैं। अरे वाह माँ, आज आपने हमारी मनपसंद टमाटर की चटनी बनाई है। मैं तो पूरी 2 रोटी खाऊंगी और मैं पूरे 3 खाऊंगी। तभी डबडबाई आंखों से केसरी ने उन 5 को देखकर रोते हुए कहा, खा लो मेरी बच्चियों, पता नहीं कल मैं तुम सबको खाना बनाकर दे भी पाऊं या नहीं। ये सुनते ही सबसे बड़ी धानी ने कहा, माँ, तुम ऐसा क्यों बोलती हो? मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या तुम्हें कुछ हो गया है? तुझे कैसे बताऊं धानी कि तेरी माँ कैंसर की बीमारी से मर रही है। उस रात के बाद केसरी का कभी सवेरा नहीं हुआ। एक ही पलछिन में 5 गरीब बहनें अनाथ हो गई और 2 दिन गुजर गए। धानी दीदी, 2 दिन से हम सबने कुछ नहीं खाया, घर में भी कुछ भी नहीं खाने को। अब हम अनाथ बहनों को अपने पेट के लिए खुद ही कमाना पड़ेगा रिंकू। अब अपनी माँ की तरह 5 बेटियां भी टमाटर के खेत में जाकर काम करने लगती हैं। पर एक दिन उन्होंने सेठ को टमाटर में मिलावट करते देखा। ओहो, ये सारे टमाटर एकदम हरे कच्चे हैं, पर जैसे ही मैं इनमें इंजेक्शन डालूंगा ये एकदम लाल लाल दिखने लगेंगे और मुझे उनका अच्छा रेट मिलेगा। धानी दीदी, ये तो भोले भाले ग्राहकों के साथ धोखा होगा, इन्हें रोकना होगा। 5 सेठ के पास आती हैं। सेठ जी, ये आप ठीक नहीं कर रहे। इन टमाटर को खाकर गरीब की सेहत को कितना नुकसान होगा। इसे रोक दीजिए, वरना हम लोगों को जाकर बता देंगे। सेठ 5 पर बौखला जाता है। बित्ते भर की छोकरियों, तुम मुझे धमकी दे रही हो। एक तो मैंने तुम 5 अनाथ यतीम बहनों को काम दिया और तुम मुझसे ही बगावत कर रही हो। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। चलो निकल जाओ यहाँ से। सेठ ने 5 को खेत से धक्का दे दिया और साथ ही अपनी अमीरी के दम पर औरों को भी उन्हें काम देने से मना कर दिया। ऐसे में 5 दाने दाने के लिए मोहताज हो गई। फिर एक रात बहुत भयंकर तूफान आया। बिजली जोर जोर से चमक रही थी, जिससे 5 डर कर उठ जाती हैं। धानी दीदी, पूजा दीदी, हमारी झोपड़ी तो हिल रही है। झोपड़ी किसी भी वक्त गिर सकती है, हमें यहाँ से निकलना होगा। 5 जैसे ही झोपड़ी से निकलती है, वो झोपड़ी तूफान से टूट जाती है और ताबड़तोड़ बारिश आ जाती है। वो सब भीगती रहती हैं, पर किसी ने भी उन अनाथ बहनों को अपने घर में सहारा नहीं दिया। वो भीगती भीगती जंगल की तरफ आ गई। जैसे तैसे रात गुजरती है, पर सवेरा होते ही 5 को भूख सताने लगती है। उन्होंने कई दिन से कुछ भी नहीं खाया था। वहां पास में एक नदी और दूसरी ओर कचरे का एक बड़ा ढेर था। दीदी, मुझे भूख लगी है, क्या खाऊं? जूही, भूख तो हमें भी लगी है डब्बू, पर हमारे पास कुछ नहीं है। तभी नन्ही सी डब्बू ने कचरे के बीच एक हरा भरा पौधा देखा, जिसमें एक बड़ा सा लाल टमाटर उगा था। डब्बू टमाटर तोड़कर ले आई। देखो दीदी, मुझको क्या मिला? टमाटर। चलो इसी में बांटकर खा लेते हैं, थोड़ी तो भूख मिट ही जाएगी। ला डब्बू, मैं इसे काटती हूँ। पूजा ने जैसे ही टमाटर को काटना चाहा, टमाटर रो पड़ा। ओहो, रुक जाओ, मेरा खून मत बहाओ, छोड़ दो मुझे।
जादुई टमाटर को बोलता देखकर पांचों चौंक जाती है। अरे बाप रे, ये टमाटर तो इंसानी भाषा बोलता है। हाँ रिंकू दीदी, जरूर ये कोई जादुई टमाटर है। पर मुझे भूख लगी है, मैं ये टमाटर काट कर खाना चाहती हूँ। तब जादुई टमाटर ने डब्बू को लालच दिया, और अगर मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना दूं, जैसे पुलाव, पालक पनीर, खीर पूरी और फिर 56 भोग, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? पांचों की जीभ लालच से लपलपाने लगी। तभी जादुई टमाटर में से चमक हुई और देखते ही देखते 56 भोग से भरी थाली प्रकट हो जाती है। ये तो कितना सारा खाना है। आओ बहनों, खाते हैं। पांचों बहनें हबड़ हबड़ कर खाने लगती हैं और धानी ने आंसुओं से जादुई टमाटर का धन्यवाद दिया था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई टमाटर, जो तुमने हमें खाना खिलाया। हम अनाथ बहनों का इस दुनिया में कोई अपना नहीं। एक माँ थी, वो भी मर गई। देखो तुम रो मत, तुम्हारे आंसू देखकर तो मैं भी भावुक हो गया। तुम मुझे बताओ, तुमको किस चीज की कमी है? तभी पूजा ने घर की इच्छा जताई। हमारे पास घर नहीं है, क्या तुम हमें घर दे सकते हो जादुई टमाटर? देखते ही देखते वो जादुई टमाटर उन गरीब अनाथ बहनों के लिए विशाल बड़े जादुई टमाटर के घर में बदल गया। आज से तुम पांचों मेरी जादुई टमाटर घर में रहना, मगर मैं दिन के समय साधारण टमाटर बन जाऊंगा, ताकि मैं किसी लालची की नजर में ना पड़ूं। ठीक है जादुई टमाटर। पांचों उस जादुई टमाटर के घर के अंदर चली जाती हैं, जो कि देखने में बहुत ही आलीशान था। कई दिन तक बेसहारा दर दर सड़कों पर भटकने के बाद उस रात पांचों मीठी नींद में सोई थी। दीदी उठो, धानी दीदी, पूजा दीदी, रिंकू दीदी, जूही दीदी उठो, दिन चढ़ने को है। जैसे ही पांचों बहनें सुबह बाहर आई, टमाटर घर नॉर्मल टमाटर में बदल गया। और तभी धानी ने चिंता जताई। हमारे पास रहने के लिए जादुई टमाटर घर है तो, मगर हमको खाना खुद से जुटाना होगा। मगर दीदी, उसकी क्या जरूरत है? हम खाना जादुई टमाटर घर से मांग लेंगे। नहीं जूही, भले हम अनाथ हैं, मगर भगवान ने हम पांचों को सही सलामत हाथ पैर दिए हैं। हम खुद से कमा कर खाएंगे, माँ की तरह। पर दीदी, हम करेंगे क्या? उन अनाथ बहनों की खुददारी देखकर जादुई टमाटर बहुत खुश हुआ और देखते ही देखते उसने जादू से लाल रसीले टमाटर की 5 भरी टोकरी निकाली। ये लो, मैं तुम्हें काम देता हूँ, तुम पांचों इन टमाटर को ले जाकर बाजार में बेच दो। पांचों बहनें टमाटर लेकर बेचने के लिए निकल जाती है और लुभावनी आवाज लगा लगा कर लोगों को बुलाने लगती हैं। टमाटर ले लो, टमाटर ताजे ताजे रसीले देसी टमाटर 20 रुपए किलो में। तभी ठेले पर से टमाटर खरीदती औरत की टोली उन अनाथ बहनों के पास चली आती है। अरे वाह, इन पांचों बहनों के टमाटर तो कितने बढ़िया और ताजा दिख रहे हैं, और दाम में भी सस्ते हैं। गुड़िया, 5 किलो टमाटर तोल देना। थोड़ी देर में पांचों के सारे टमाटर बिक जाते हैं और रात को वो घर चली आती हैं, जहां उनका टमाटर घर खड़ा था। दीदी, देखा आपने, हमारे टमाटर की तो लूट मच गई बाजार में। हाँ पूजा, ये भगवान की दया है। पांचों का जीवन मेहनत करके बीत रहा था। जादुई टमाटर घर उन्हें रोज टमाटर देता, जिसे वो बाजार में बेचती, जहां लोगों की भीड़ लगी रहती है और बाकी दुकानदार के टमाटर और सब्जी धरे के धरे रह जाते हैं। सब मुंह देखते रह जाते हैं और इसका असर ये हुआ कि बाजार वालों ने सेठ मक्खन चंद के टमाटर खरीदना बंद कर दिया। और जैसे ही सेठ को पांचों बहनों के टमाटर बेचने का पता चला, तो वो एक रात उन्हें ढूंढता हुआ उस जगह पर आ पहुंचा और उनका जादुई टमाटर घर देख लिया। अच्छा, तो इस जादुई टमाटर के घर के दम पर बन रही है ये अनाथ बहनें। अभी बताता हूं इन्हें जाकर। सेठ उनके टमाटर के घर में घुस आया और उन्हें धमकाने लगा। सेठ जी, आप यहाँ? हाँ मैं, कान खोल कर सुन लो पांचों। अगर कल से तुम बहनें मुझे बाजार में टमाटर बेचती हुई नजर आई, तो देख लेना, तुम पांचों बचोगी नहीं, और ना ही तुम्हारा ये टमाटर का घर। पांचों चिंता में आ गई कि अब क्या किया जाए। सबकी आंखों से आंसू छलक आए थे। जादुई टमाटर घर, अब हम क्या करेंगे? यही टमाटर तो हमारे कमाने का जरिया है। अब तो ये आसरा भी छिन जाएगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जादुई टमाटर दूंगा। तुम बस उस सेठ को खिला देना और फिर देखना वो कैसे अपना सच खुद लोगों को आगे आकर बताता है। ये कहते हुए जादुई टमाटर घर ने उसे एक टमाटर दिया और अगले दिन पांचों फिर से बाजार पहुंच गई। सेठ भी वहां आ धमका। इतना मना करने के बाद भी इन अनाथों ने दुकान लगाई है। आखिर ऐसा क्या अलग रसगुल्ले का स्वाद मिलता है ग्राहकों को इनके टमाटर में, जो इतना खरीद रहे हैं?
खाकर देखता हूं। अरे ओ लड़की, जरा एक टमाटर तो दे। धानी ने वही टमाटर उसे दे दिया। ये लो सेठ जी, ये टमाटर सबसे मीठा है, खाकर देखो। जादुई टमाटर खाते ही सेठ ने मिलावट की बात भरे बाजार में कह डाली। अरे वाह, ये टमाटर तो अमृत से भी मीठे हैं। इतने लाल मीठे टमाटर तो मेरे खेत में इतना खाद मिलावट करने के बाद भी नहीं उगते। सुना भाइयों बहनों, इस सेठ हम लोगों को मिलावटी टमाटर खिलाता था। जूतों की माला लाओ, इसको पहनाओ अभी। लोगों ने सेठ की खूब इज्जत उतारी और उसे पीट पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया और अब बिना किसी डर के पांचों बहनें अपने जादुई टमाटर के घर में रहने लगी। गर्मी में गरीब वर्सेस अमीर का स्कूल। चलो, टाइम से चाय पानी तो बन गया। दिनेश जी, चाय लीजिए। हाँ, लाओ दो। ये क्या करुणा, आज फिर लाल चाय बनाई है? दूध नहीं था क्या? जी दूध तो था, लेकिन गर्मी से पूरा का पूरा आधा किलो का दूध फट गया। सुनिए, आपने पारस और पूजा के स्कूल के बारे में क्या सोचा है? मुझे थोड़ा सा टाइम दो करुणा, इस साल दोनों को स्कूल में दाखिला दिला देंगे। जी अच्छा, मैं माँ जी को चाय दे के आती हूँ। अपने दोनों बेटे बेटी के भविष्य की चिंता भरे दिल से गरीब बहू करुणा चाय लेके बाहर आती है, जहां बूढ़ी सास श्यामा आंगन में बैठी पंखा डुला रही थी। ओहो, इस गर्मी ने तो दुखी कर दिया है। घर के भीतर से तवे की तरह तप रहा है और बाहर भी एक पत्ता भी नहीं हिल डुल रहा। माँ जी, ये लीजिए चाय। चाय की तरफ तो देखने का भी मन नहीं हो रहा बहू। थोड़ा मटके का ठंडा पानी पिला दे, कब से प्यास लग रही है। जी लाई, ये लीजिए माँ जी। माँ जी, ये दोनों कहाँ हैं? आंगनवाड़ी जाने का टाइम हो गया है। दोनों बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं। पूजा दीदी, जो थे गेंद फेंको, फिर देखना इस बार तो मैं छक्का लगाऊंगा। अच्छा बच्चों, तो फिर ये ले। पारस जैसे ही बल्ला घुमाता है, बॉल पड़ोस के बंगले का कांच तोड़कर अंदर चली जाती है, जहां मालिनी अपने बेटे आर्यन को पढ़ा रही थी। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यक, ये कीचड़ में सनी हुई बॉल कहाँ से आई? इन गरीबों के बच्चों ने तो नाक में दम कर दिया है। आज तो इन बदमाशों की खैर नहीं। गुस्से में लाल पीली हुई मालिनी नन्हे से पारस का जोर से कान मल लेती है। आई आई माँ। तुम दोनों भाई बहन ने हुड़दंग मचा रखा है। अच्छी खासी सोसाइटी में खुद तो पढ़ते लिखते नहीं हो और मेरे बच्चों को भी डिस्टर्ब कर रखा है। माँ बचाओ। बेटे की आवाज सुनकर गरीब बहू ममता दौड़कर बाहर आती है। पारस का कान एकदम लाल पड़ा हुआ था। क्या हुआ पारस बेटा? माँ, इनका मंडी आंटी ने पारस का कान मरोड़ दिया। मालिनी जी, ये क्या बर्ताव है आपका मेरे बच्चों के साथ? अरे आप तो हाई स्कूल विद्यालय में अध्यापिका हैं, क्या उन बच्चों के साथ भी ऐसा ही करती हैं आप? हाउ डेयर यू टॉक लाइक दैट। मैं जिस हाई स्कूल में पढ़ाती हूँ, वहाँ सब बच्चे बड़ी फैमिली से आते हैं जिनका स्टेटस है। तुम्हारे लुच्चे लफंगे बच्चों की तरह आवारागर्दी नहीं करते हैं। मालिनी अपने पैसे, अमीरी और टीचर होने की पोस्ट का घमंड दिखाकर चली जाती है, क्योंकि करुणा की पारिवारिक स्थिति खास अच्छी भली नहीं थी। जबकि मालिनी का इकलौता बेटा था, जिसे वो बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही थी। उसकी महीने भर की फीस ही 50,000 थी, जबकि गरीब दिनेश के दिन की कमाई 200 और 300 रुपए थी, जिसमें खाना पीना करना ही भारी था। अपनी गरीब हैसियत के हिसाब से करुणा और दिनेश दोनों को सरकारी स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला दिलाना पड़ता है। गर्मी के मौसम के लिए वहां कोई भी सहूलियत नहीं थी। कक्षाओं के नाम पर एक ही टीन की छप्पर थी, जिसमें सभी गरीब बच्चे जलती हुई जमीन में बैठते हैं। करुणा जी, आपकी दोनों बच्चों का नाम लिख गया है, कल से ये स्कूल आ सकते हैं। पर करुणा के मन में स्कूल की बुरी दशा को देखते हुए प्रश्न उठ रहा था। मास्टरनी जी, ये जगह तो कितनी गर्म है और गर्मी इतनी ज्यादा, बच्चे कैसे बैठेंगे? कोई पंखा भी नहीं लगा है यहाँ तो। ये सुनकर टीचर कविता बड़े ही कड़वे बर्ताव से बोलती है। ओह मैडम, ये ना सरकारी स्कूल है, यहाँ तो इतना ही मिलेगा। बच्चे पढ़ाने हैं तो पढ़ाओ, वरना लेके जाओ। करुणा डबडबाई आंखों से अपने बच्चों के सिर को सहलाकर बोली। बच्चों, मन लगाकर पढ़ना, ठीक है? हाँ माँ, हम मन लगा के पढ़ेंगे। पूजा और पारस गरीब बच्चों की टोली में बैठकर पढ़ने लगे, लेकिन लगभग थोड़ी देर में वो पसीने पसीने हो गए। सरकारी स्कूल से एकदम सटा हुआ ही प्राइवेट स्कूल भी था,
जिनके क्लासरूम में इंपोर्टेड एसी लगे हुए थे, जहां बड़े बड़े बेंचेस पर एक एक बच्चा मजे में बैठा था। सामने एलईडी ब्लैक बोर्ड लगा था जिस पर टीचर कालरा मैडम बड़े आराम से पढ़ा रही थी। सभी स्टूडेंट्स को ये वाला समझ आ गया? यस मिस, वेरी गुड। पलक, अब सेकंड पीरियड गेम्स का है और थर्ड पीरियड स्विमिंग का होगा। सब अच्छी लाइन बना के चलेंगे। फिर प्राइवेट स्कूल के सारे बच्चे स्विमिंग पूल में छपाक छपाक कर नहाते हैं, जबकि गरीब के बच्चों के शरीर से टप टप पसीना बह रहा था। अमीरी गरीबी के भेद किसी हिस्से में नहीं छोड़ता, फिर चाहे दफ्तर हो, अस्पताल हो या फिर स्कूल ही क्यों ना हो। इसी तरह से दिन गुजरने लगते हैं, जिसके साथ गजब की गर्मी पड़ने लगती है। मौसम का पारा 45 डिग्री तक पार कर जाता है। मामा जी, सरकारी स्कूल में नहीं जाना, वहाँ बहुत गर्मी लगती है। पंखा भी नहीं चलता और पानी की टंकी भी टूटी हुई है, पानी भी नहीं आता। बहू, बेचारे मेरे पोते का मन नहीं तो मत भेज। माँ जी, दोनों बच्चों के भविष्य का सवाल है। पारस बेटा, तुझे तो बड़ा आदमी बनना है, तो स्कूल जाना होगा। पढ़ेगा लिखेगा तभी तो बाबू साहब बनेगा। बच्चे का मन एकदम भोला और कांच के दर्पण की तरह होता है, जिसे टूटने में वक्त नहीं लगता। जैसे तैसे करुणा दोनों को तैयार कर देती है। ये लो, मैंने तुम दोनों की बोतल में मटके का ठंडा पानी भर दिया है, इसे पी लेना। दोनों तपती धूप में पैदल पैदल स्कूल में जाने लगते हैं। उनके आगे से अमीर स्कूल वाले बच्चों की बस गुजरती है, जिसमें से आर्यन और पलक उन्हें चिढ़ाते हैं। ये देखो देखो देखो, सरकारी स्कूल वाले गरीब बच्चे। उई, 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 उई। पूजा दीदी, ये बच्चे कितने गंदे बच्चे हैं, हमारा मजाक उड़ाते। कोई बात नहीं पारस, तुम मत देखो उनकी तरफ। चिलचिलाती धूप और शरीर को दहला देने वाली गर्मी ने बेचारे बच्चों के शरीर को झुलसा कर रख दिया था। सबके शरीर में फुंसी घमौरी निकल आती हैं। माँ, दीदी, मुझको गर्दन में चींटी काट रही है, बोतल का पानी भी खत्म हो गया है। पारस देख, मैडम जी की बोतल में ठंडा बर्फ वाला पानी है, मैं उनसे मांगती हूँ। मैडम जी, थोड़ा पानी दे दो, हमको प्यास लगी है, बस 2 घूंट ही पियेंगे। ये सुनकर टीचर कविता किलस कर पूजा को डांट देती है। अबे ओ लड़की, चल जाकर बैठ जा, समझी ना? प्यास के मारे दोनों भाई बहन का मुंह सूख गया था। पूजा ने कहा, पारस चल, छुपकर अमीरों वाले स्कूल में चलते हैं, वहाँ से ठंडा बर्फ वाला पानी भर कर लाएंगे। दोनों के संग में और भी कई गरीब बच्चे आंखों में अमीरियों का स्कूल देखने की आशा लिए गेट से घुस आते हैं। जहां कुछ बच्चे बड़े से स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, तो कुछ बच्चे आराम से एसी में बैठे लंच खा रहे थे। ओ तेरी, इन अमीर बच्चों का स्कूल तो कितना बड़ा है, और यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। हाँ बंटी, और यहाँ तो कितना कुछ है, झूला भी है, पार्क भी है, स्विमिंग पूल भी है। ये कितना मजे करते होंगे ना। तभी आर्यन के साथ और भी बच्चे उनकी रैगिंग करने लगते हैं। ओह देखो देखो फ्रेंड्स, ये गरीब स्कूल के बच्चे हमारे स्कूल में से ठंडा पानी भरने आए हैं, चलो इन्हें मजा चखाते हैं। हाँ, इनको तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इन्हें मुर्गा बनाते हैं। नहीं, हमें जाने दो, हमें जाने दो। पलक पूजा की चोटी खींचने लगती है और सब कड़ी धूप में मुर्गा बन जाते हैं। अमीर स्कूल के बच्चे उनके पीठ पर भारी बस्ता लाद देते हैं। पसीनों में लथपथ कमजोर पारस चक्कर खाकर गिर जाता है और घर लौटकर सबको लू लग जाने से तेज बुखार चढ़ जाता है। पारस, पूजा उठ जाओ, देखिए ना माँ जी, दोनों आंखें नहीं खोल रही, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। माँ, मुझको स्कूल नहीं जाना है। मेरा लाल, तुझे स्कूल नहीं भेजेंगे, अब उठ जा बेटा। धीरे धीरे दोनों की तबीयत सुधर जाती है, पर दोबारा से कड़ी धूप गर्मी में पड़ने की कठिनाई उन्हें उठानी पड़ रही थी। इधर एक दिन जब आर्यन स्कूल से घर आता है तो बंगला बंद होता है। मम्मी तो अब तक आ जाती हैं, कितनी तेज धूप हो रही है। थोड़ी देर तक तो थर्मस का पानी पी के वो रहता है, लेकिन चिलचिलाती धूप और जल रही थी। लू से वो बेहोश हो जाता है। हे भगवान, मालिनी मैडम जी का बच्चा तो बेहोश हो गया है, लगता है घर पे कोई नहीं है। करुणा उसे झोपड़ी में लाके बिस्तर पर लेटाकर पंखा करने लगती है। बहू देख, उसे होश आ गया। आर्यन, तुम ठीक हो? रुको, मैं तुम्हें मटके का ठंडा पानी देती हूँ, ये लो। दरवाजे से खड़ी होकर मालिनी प्रेम जताते देखकर पछतावे भरे दिल से बोलती है, आर्यन, मेरा बच्चा तो ठीक तो है? हाँ मम्मी, आई एम ओके। आंटी और पूजा पारस ने मेरी केयर की। करुणा,
मुझे माफ कर दो। मैंने उस दिन तुम्हारे बच्चों के साथ कितना बुरा बर्ताव किया और तुमने मेरी एब्सेंट में मेरे बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार किया, ख्याल रखा। मालिनी जी, आप मेरी पड़ोसी हैं। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? तो फिर अब मुझे भी तुम्हारे काम आने दो। मैं तुम्हारे बच्चे को अमीर स्कूल में डाल दूंगी और तुम्हें एहसान लगेगा, मगर मैं गरीब स्कूल को बनाकर इन दोनों के साथ हजारे बच्चों का भला तो कर सकती हूँ। उससे हर बच्चे का भविष्य सुधरेगा और उन्हें गर्मी में पसीना पसीना होके नहीं पढ़ना पड़ेगा। मालिनी अमीर स्कूल की हेड थी, उसके पास बहुत पैसा था जिसे वो गरीब स्कूल में पक्के कमरे बनवाती है और पंखा भी लगवाती है, जिसके साथ वो रोज ही अपने बेटे के साथ करुणा के गरीब बच्चों को भी स्कूल छोड़ते हुए जाती, जिससे गरीब स्कूल पहले की तरह नहीं रह जाता है।